हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जो 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रोज़ लेकर आते हैं, आशा करते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों को शेयर करते होंगे और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजते होंगे। जो है दोस्तों, जो ये 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ये 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, 5 हिस्ट्री, 5 पॉलिटी, 5 जियोग्राफी और 5 साइंस क्रम बना हुआ है। कभी साइंस पहले रहता है, कभी इकोनॉमिक्स पहले रहता है, कभी पॉलिटी पहले रहती है, तो कभी हिस्ट्री पहले रहती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर से एक बार 25 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देखते हैं। आइए, निम्न में से पहले क्या हुआ? बताना है कि जो निम्न में से पहले क्या हुआ था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, पेशावर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र, या बीना दास द्वारा कुलाधिपति पर गोली चलाना। तो बताना है कि इनमें से सबसे पहले क्या हुआ था। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ था। तो जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है, ये आपका 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम्स लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। 16 अगस्त 1946 में पहली बार मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। पेशावर जो षड्यंत्र है दोस्तों, जो पेशावर षड्यंत्र है वो आपका 1922 में हुआ। कब? 1922 में। ध्यान रखिएगा, जो पेशावर षड्यंत्र है वो 1922 में हुआ। ठीक है। और ये जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मार्क्सवाद और साम्यवाद के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए जो मुकदमा किया गया था, वो पेशावर षड्यंत्र कहलाता है। ध्यान रखिएगा इसको। तो जो ये हुआ पेशावर षड्यंत्र 1922 में हुआ। मेरठ षड्यंत्र, तो मेरठ जो षड्यंत्र हुआ ये आपका 1929 ईस्वी में। ठीक है। यह भी जो हुआ था साम्यवादी फिलिप स्प्रेड और उनके सहयोगियों विरुद्ध किया गया मुकदमा था। जो ये मेरठ षड्यंत्र था ये आपका 1929 में किया गया था। ये भी डेट याद रखिएगा। जो बीना दास द्वारा कुलाधिपति पर गोली चलाई गई थी, ये आपकी जो गोली चलाई गई थी ये 1932 में चलाई गई थी। तो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो कह रहा था कि निम्न में से सबसे पहले क्या हुआ था। तो आप लोग देख लीजिएगा, सबसे पहले पेशावर षड्यंत्र यानी 1922 में। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जो निष्क्रिय विरोध था, इसका सिद्धांत दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि अरविंद घोष ने प्रस्तुत किया। और ये जो अरविंद घोष ने प्रस्तुत किया, ये वंदे मातरम पत्रिका में उद्धृत है। मतलब इसका जो वर्णन है वो वंदे मातरम जो पत्रिका है उसमें उद्धृत किया गया है। ठीक है। इन्होंने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत अरविंद घोष ने प्रस्तुत किया था। और भारत अवलंब छोड़ देना चाहिए और अंग्रेज यदि भारत को नहीं छोड़ता है तो भारतीयों को अंग्रेज के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए, इन्होंने इसमें ये कहा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रांतिकारी जो होर्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। जो होर्डिंग बम कांड हुआ था, होर्डिंग बम कांड, इसमें बताना है कि कौन से वो क्रांतिकारी हैं जो शामिल नहीं थे। अमीचंद, भगवती चरण वोहरा, बालमुकुंद या अवध बिहारी। तो बताना है कि वो कौन से क्रांतिकारी थे जो होर्डिंग बम में शामिल नहीं थे। तो वो भगवती चरण वोहरा जी थे क्रांतिकारी जो इस होर्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली राजधानी भारत का बनाने
के उपलक्ष्य में जो है 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में आयोजित जुलूस के दौरान वायरस लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पर बम फेंका गया था। ठीक है, जो कि भगवती चरण बोहरा द्वारा बम का दर्शन क्रांतिकारी पुस्तक लिखी। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग बम कांड को दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बताना है कि निम्न में से कौन बेमेल नहीं है। भारतीय किसान विश्वविद्यालय NG दंगा के द्वारा, वकास्त संघर्ष स्वामी सहजानंद के द्वारा, प्रथम महिला विश्वविद्यालय MG राणा डे, ये वाला बेमेल नहीं है, क्योंकि ये जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है जी MG राणा डे हैं, इनके द्वारा नहीं, बल्कि भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1916 में पूना में DK कार्वे के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये वाला बेमेल नहीं है और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और साइंटिफिक सोसाइटी है सर सैयद अहमद खां, ये भी सही है। तो जो बेमेल नहीं है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है 1916 में पूना में, और जो है आपके DK कार्वे के द्वारा की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। किसका कथन है इस मिसाइल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भड़ा नहीं पाए। बताना है कि ये किसका कथन है। दोस्तों ये जो कथन है बताइए। ऑप्शन ए सिरोल, कर्जन, एचिंसन या चेम्सफोर्ड। तो ये कथन है दोस्तों, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एचिंसन का कथन है इस मिसाल में हम मुसलमानों के हिंदुओं से बढ़ा नहीं पाए। ठीक है, एचिंसन द्वारा कथन दिया गया था। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हरी खाद के स्रोत हैं। बताना है कि कौन से हरी खाद के स्रोत हैं। कथन नील हरित शैवाल, राइजोबियम एजोला, या जो चौथा है देख लीजिए एजेटोबैक्टर। तो बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा इसमें। 1 और 3, 1, 2 और 3, 1, 3 और 4, या उपयुक्त में से सभी। तो जो है कौन से हरी खाद के स्रोत हैं। नील हरित शैवाल ये भी है, राइजोबियम ये भी है, एजोला ये भी है, और रेजेटोबैक्टर ये भी है। तो जय माता दी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन को देखिए, इनमें से बताना है कि कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है ये वाला विस्फोटक पदार्थ नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ओजोन परत के क्षरण में सहायक पदार्थ है। इसका प्रयोग विस्फोटक के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन के द्वारा, नाभ के संलयन के द्वारा, नाभ के विखंडन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा। तो बताना है जो सूर्य की ऊर्जा होती है ये आपके नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ध्वनि तरंगें किसी माध्यम से होकर संचारित होती हैं तो कौन सी भौतिक राशियां पारगत होती हैं। बताना है इनमें से केवल द्रव्यमान, केवल ऊर्जा और द्रव्यमान, या ऑप्शन जो डी है ऊर्जा, संवेग और द्रव्यमान। तो जो है जब ध्वनि तरंगें माध्यम से संचारित होती हैं तो केवल ऊर्जा पारगत होती है। क्या ऊर्जा जो है पारगत होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें हैं। ठीक,
ध्यान रखिएगा, जो ध्वनि तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य यांत्रिकी तरंगे हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम वसा देती है, तो बताना है कि कितना कैलोरी देती है 1 ग्राम वसा। तो जो 1 ग्राम वसा होती है वो 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से होता है। ठीक है, और वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये 9 कैलोरी ऊर्जा देती है 1 ग्राम वसा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ये जोड़े हैं, बताना है कि कौन सा गलत है। तो जो ये इनसे फैलेटाइटिस जोड़ है, ये वाला सुमेलित नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इंसेफेलाइटिस है वो मस्तिष्क ज्वार भी कहा जाता है, उसको मस्तिष्क ज्वार भी कहा जाता है, जिससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हेपेटाइटिस मानव अंग यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, ये वाला सही है। फाइलेरिया फफूंद, ये भी सही है। निमोनिया जीवाणु, ये भी सही है। ठीक, तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर था इस वाले का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है? बताना है कि जो IDN है कंप्यूटर प्रणाली में, इसका पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो पूर्ण रूप है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। IDN का फॉर्म रखिएगा याद, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इसके लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं वो AB वाजपेयी जी हैं। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जो पूरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, और वाजपेयी द्वारा लिखित पहली पुस्तक जो है वो राष्ट्रीय एकीकरण थी। ठीक, जो इनके द्वारा पहली पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम जो है राष्ट्रीय एकीकरण था। आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, तो बताना है कि वो कौन से राष्ट्रीय पशु है जिनके जो में सुमेलित नहीं है। न्यूजीलैंड जो है डोडो, ये आपका सुमेलित नहीं है। न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो आपका डोडो नहीं है। ठीक है, वो आपका हो जाएगा किबी। ठीक, जो डोडो है वो मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, आइबिस है, वो जापान का राष्ट्रीय पशु है। कनाडा है। ठीक, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल क्या है? तो जो निब्बल है वो आधा बाइट है। क्या? आधा बाइट है। ध्यान रखिएगा, जो निब्बल है कंप्यूटर शब्दावली में वो आधा बाइट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी बेरोजगारी को दूर करने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया? तो जो है
पंचम पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी बेरोजगारी दूर करने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचम। ठीक, पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। और जो पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था दोस्तों, ये आपका 1974 से 1979 के बीच था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ बीपीएल परिवार के खपत स्तर में सुधार को मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है। और जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, ये जो है रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा, आवास विद्युतीकरण, सड़क आदि का निर्माण करना था इसके तहत। ठीक, 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 162 का संबंध है, बताना है कि जो अनुच्छेद 162 है राज्य के कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार के लिए, क्या जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है इसके लिए आर्टिकल 162 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है ये आती है आर्टिकल 154 के तहत। ठीक है। और जो राज्यपाल की विधायी शक्ति है, राज्यपाल की विधायी शक्ति है, ये आपकी आती है आर्टिकल 213 के तहत। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताना है कि जो धन विधेयक है इसका उल्लेख आर्टिकल कौन से में रखा गया है। जो धन विधेयक है दोस्तों, अनुच्छेद 110 में रखा गया है। ठीक है। और जो है उस विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है जिसमें कर से संबंधित प्रावधान या संचित निधि आकस्मिक निधि में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान हो। ध्यान रखिएगा इसको। जो आर्टिकल 110 है इसको धन विधेयक के भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 110 में। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, देखना है। जनगणना संघ सूची, राज्यपाल में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, दल बदल कानून 10वीं अनुसूची। तो जो दल बदल कानून है ये आपका 10वीं अनुसूची राइट हो जाएगा। ठीक है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये आपका द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं है, क्योंकि ये जो है जो राज्यसभा सीटों का बंटवारा है ये चौथी अनुसूची में शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। दूसरी अनुसूची में नहीं बल्कि चौथी अनुसूची में बंटवारे का, राज्यसभा के सीटों का बंटवारे का उल्लेख किया गया है। और जनगणना संघ सूची का विषय है, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? नौकरेक मेघालय, मानस असम, जिम कार्बेट बिहार। जो है दोस्तों जिम जो कार्बेट नेशनल पार्क है ये आपका बिहार में स्थित नहीं है बल्कि यूके उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। जो है भारत में कुल 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफटीएफ का पूर्ण क्या है? पूरा जो फुल फॉर्म है बताना है कि क्या है एफटीएफ का। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्वा वन की विशेषता है, बताना है जो सेल्वा वन की विशेषता है वो क्या है। तो जो सेल्वा वन की विशेषताएं हैं वो चौड़ी पत्ती और ये सदाबहार होते हैं। ठीक है।
ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका? बताना है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और जो अगर पूछ लेता कि सबसे बड़ा महाद्वीप, तो वो एशिया है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई कैबिनेट लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? ई कैबिनेट। तो ई कैबिनेट जो प्रणाली है वो हिमाचल प्रदेश द्वारा सबसे पहले लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और जो लास्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गेम इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पर नए हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। धन्यवाद, थैंक यू।